13 जून एक ऐसा दिन जब मध्य पूर्व के इतिहास ने नया मोड़ लिया। इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया और ये संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की घंटी बन चुका है। क्या होगा इस संघर्ष का भारत समेत पूरी दुनिया पर असर, आज हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसराइल का बेगिन सिद्धांत। इस सिद्धांत के चलते ही इसराइल गंभीर खतरे के पैदा होने से पहले ही उन्हें खत्म कर देता है। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह। 13 जून को इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम दिया गया, जिसका घोषित लक्ष्य तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इसराइल के मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच रहा था, जिसके चलते यह हमला जरूरी हो गया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अपने देश के अस्तित्व की लड़ाई बताया और कहा कि यह अभियान तभी रुकेगा जब ईरान से खतरा खत्म हो जाएगा। दरअसल इसराइल लंबे समय से घोषणा करता आया है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, भले ही इसके लिए सैन्य कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। इसराइल पहले भी 1981 में इराक और 2007 में सीरिया की परमाणु फैसिलिटीज पर हमले कर चुका है, ताकि क्षेत्र में इसराइल का कोई दुश्मन परमाणु शक्ति न बन पाए। इस ताजा हमले का आधार 2023 का गाजा युद्ध भी था, जिसके बाद ईरान और उसके सहयोगी गुटों के खिलाफ इसराइल ने आक्रामक रुख अपनाया। अप्रैल 2024 में सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमले और बदले में ईरान द्वारा पहली बार सीधा इसराइल पर ड्रोन मिसाइलों से हमला करना तनाव बढ़ने के अहम मोड़ थे। इन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप 2025 में इसराइल को ईरान की धरती पर खुला हमला करने की ओर धकेल दिया। इजरायली सेना के अनुसार इस अभियान में 200 से अधिक फाइटर जेट विमानों ने हिस्सा लिया और 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर बमबारी की गई, जो यह दिखाता है कि यह हमला व्यापक योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा था। इजरायली हमले से ईरान को भारी सैन्य क्षति उठानी पड़ी। हमलों में ईरान की सबसे प्रमुख यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी नतांज समेत कई परमाणु ठिकानों पर विस्फोट हुए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि नतांज में रेडिएशन लेवल सामान्य है। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों और कमांड सेंटरों पर बमबारी की। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को भी करारा झटका लगा है। ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी इस हमले में मारे गए, जिसकी पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया ने भी की है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और आपातकाल कमान के प्रमुख समेत आर्मी लीडरशिप के कई बड़े अधिकारी इन हमलों में मारे गए हैं। तेहरान स्थित IRGC मुख्यालय पर सटीक हमला हुआ, जहां ईरान के अनुसार उनके कई टॉप कमांडर मारे गए। इतना ही नहीं, ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में फरदून अब्बासी दवानी और मोहम्मद मेहदी तहराची समेत 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है। इसराइल स्पष्ट रूप से ईरान की परमाणु क्षमता को लंबे समय के लिए अपंग करना चाहता था। सैन्य ठिकानों के अलावा औद्योगिक क्षति की बात करें तो ईरान ने कहा है कि उसके ऑयल रिफाइनरी संयंत्रों और स्टोरेज सुविधाओं को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है और वे सामान्य रूप से संचालन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल ने इंटरनेशनल मार्केट में तेल आपूर्ति बाधित होने से बचने के लिए ईरान के तेल उत्पादन केंद्रों को निशाना नहीं बनाया। हालांकि ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता और हवाई रक्षा को कमजोर करने के लिए कई गुप्त तोड़फोड़ अभियानों को अंजाम दिया गया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भीतर से कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिससे ईरान की रणनीतिक और पलटवार की क्षमताएं प्रभावित हुई हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने शुरुआती प्रतिक्रिया में कुछ जगहों पर सीमित नुकसान होने की बात कही, मगर शीर्ष कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत से होने वाला नुकसान ईरान के लिए कहीं ज्यादा बड़ा है। इस हमले में दुखद रूप से आम नागरिक भी चपेट में आए हैं। तेहरान के एक रिहायशी इलाके पर गिरा एक रॉकेट या मिसाइल आवासीय इमारत को लगा, जिससे कई बच्चे समेत आम लोग मारे जाने की खबर है। ईरान इसे कायराना हमला बताते हुए कह रहा है कि इस तरह के हमले ही दिखाते हैं कि उसे अपनी रक्षा के लिए परमाणु तकनीक और मिसाइल शक्ति पर जोर क्यों देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इजरायली हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सैन्य लीडरशिप और रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ हद तक नागरिक जनधन की हानि भी हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी तत्काल पलटवार करने की कोशिश की।
IRGC ने बदले में लगभग 100 से ज्यादा ड्रोन और कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से अधिकांश को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल ने सुरक्षा के तहत देश भर में आपातकाल लागू कर दिया है और अपने नागरिकों को हवाई हमलों से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कारण तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजने पर लोग बंकरों में जाते देखे गए। दोनों देशों के बीच इस खुले सैन्य टकराव ने मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की जड़ें गहरी। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद नई तेहरान हुकूमत ने इजराइल के अस्तित्व का विरोध करना अपनी विचारधारा का केंद्रीय हिस्सा बना लिया। तब से ईरान इजराइल विरोधी गुटों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास को खुला समर्थन देता आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खुलकर इजराइल के विनाश की बातें करते रहे हैं। 2009 में आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को नासूर कैंसर करार दिया था, जिसे जड़ से मिटा देना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने भी कहा था कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए। इन अस्तित्ववादी खतरों के मद्देनजर इजराइल ईरान को परमाणु हथियार पाने से हर कीमत पर रोकना चाहता है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे अनिवार्य मानता है। जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से भी ईरान का परमाणु शक्ति बनना पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल देगा। इजराइल क्षेत्र की एकमात्र परमाणु शक्ति है, हालांकि वह न तो इसकी पुष्टि करता है और न ही खंडन, और इजराइल नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई दुश्मन देश परमाणु हथियार विकसित करे। 1981 में इजराइल ने इराक के ओसियाक रिएक्टर पर हमला कर सद्दाम हुसैन को परमाणु बम बनाने से रोक दिया था और 2007 में सीरिया के अल किबर रिएक्टर को भी ध्वस्त कर दिया था। इसे बेगिन सिद्धांत भी कहा जाता है। दरअसल बेगिन सिद्धांत इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत 1977 में अस्तित्व में आया जब बेगिन इजराइल के प्रधानमंत्री बने। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य इजराइल के सुरक्षा हितों की रक्षा करना और क्षेत्रीय शक्ति सुनिश्चित करना था। इसके तहत बेगिन ने इस बात पर जोर दिया था कि इजराइल को किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय खतरे से बचाने के लिए उसे अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना होगा और किसी भी शांति समझौते को अपनी सुरक्षा की शर्तों के अनुरूप ढालना होगा। इस सिद्धांत ने इजराइल की विदेश नीति को बहुत हद तक प्रभावित किया। इस सिद्धांत के तहत इजराइल अपने दुश्मनों को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देना चाहता। ईरान का गुप्त परमाणु कार्यक्रम 2002 में सामने आया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। ईरान भले ही कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति उद्देश्यों के लिए है, लेकिन उसकी गुप्त संवर्धन गतिविधियों ने संदेह पैदा किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते और वैज्ञानिकों की हत्या तथा साइबर हमलों जैसे 2010 में स्टक्सनेट वायरस द्वारा नातांज संयंत्र में तोड़फोड़, इन सब का उद्देश्य केवल एक था, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। इजराइल विशेष रूप से चिंतित है क्योंकि परमाणु संपन्न ईरान न सिर्फ सीधे इजराइल के लिए खतरा होगा, बल्कि हिजबुल्लाह व हमास जैसे उसके समर्थित संगठनों की ढाल बन जाएगा। ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल पर परोक्ष हमलों की तीव्रता बढ़ सकती है, क्योंकि फिर ईरान को गंभीर जवाबी कार्रवाई का डर कम होगा। साथ ही सऊदी अरब व तुर्की जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देश भी अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकते हैं, जिससे व्यापक परमाणु हथियार की दौड़ शुरू हो सकती है। इन सभी कारणों से इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगी देश, विशेषकर अमेरिका ने स्पष्ट कर रखा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। 2022 में अमेरिका और इजराइल ने एक यरूशलेम घोषणा पर हस्ताक्षर कर ईरान को परमाणु बम से वंचित रखने की अपनी प्रतिक्रिया दोहराई थी। इजराइल के लिए यह उसके अस्तित्व और उसके नागरिकों की सुरक्षा और पूरे मध्य पूर्व के स्थायित्व से जुड़ा मामला है। इसलिए वह बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कूटनीति या बल से रोकने की कोशिश करता रहा है। इजराइल ईरान टकराव केवल द्विपक्षीय मामला नहीं, बल्कि इससे पूरे मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ने का अंदेशा है। यदि संघर्ष बढ़कर अन्य देशों या गुटों को शामिल कर लेता है तो इसके बहुआयामी दुष्प्रभाव देखने होंगे। सबसे पहली मार तेल आपूर्ति पर पड़ने का खतरा है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की तेल आपूर्ति का दिल है। वैश्विक तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ईरान ने अतीत में संकेत दिया है कि युद्ध की स्थिति में वह होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने या जहाजी बेड़े को निशाना बनाने से नहीं हिचकेगा। मौजूदा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम 6% से अधिक बढ़कर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है।
यह उछाल 2022 में यूक्रेन युद्ध के आरंभिक दिनों के बाद सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त बताई गई है। आशंका है कि अगर संघर्ष लंबा चला तो वैश्विक निवेश माहौल में अनिश्चितता बढ़ेगी, आपूर्ति बाधित होगी और दुनिया मंदी जैसी स्थिति का सामना कर सकती है। खुद अमेरिकी प्रशासन को आशंका है कि अगर तेल के दाम बेलगाम हुए तो महंगाई बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2025 से सत्ता में है, को ओपेक देशों से तेल की आपूर्ति बढ़ाने की आपात गुहार लगानी पड़ सकती है ताकि तेल की कीमतें काबू में रहें। कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया में युद्ध के काले बादल मंडराने मात्र से ही विश्व अर्थव्यवस्था सिहर उठी है। इसके इतर मानवीय संकट और शरणार्थी समस्या भी विकराल रूप ले सकती है। मिडिल ईस्ट पहले से ही सीरिया, यमन, फिलिस्तीन जैसे संघर्षों से उपजे बड़े शरणार्थी समूह का बोझ झेल रहा है। यदि ईरान इजरायल युद्ध फैलता है तो सीरिया, लेबनान, इराक से लेकर खाड़ी देशों तक आम नागरिकों पर कहर टूट सकता है। अटलांटिक काउंसिल के जानकारों ने चेतावनी दी है कि लंबे युद्ध का सबसे गहरा असर आम नागरिकों पर होगा, खासकर उन समुदायों पर जो पहले से मानवीय संकट झेल रहे हैं। युद्ध के कारण क्षेत्रीय व्यापार, परिवहन, हवाई यातायात बाधित होगा। ईंधन और खाद्य आपूर्ति के दाम उछलेंगे, जिसका सबसे अधिक असर जरूरतमंद आबादी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए सीरिया की 90% जनता पहले ही गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ऐसे में ईंधन या अनाज की कीमतों में कोई भी उछाल उनके लिए विनाशकारी होगा। लेबनान और जॉर्डन जैसे देश, जो पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थियों को, उन पर और जबरदस्त दबाव पड़ेगा। महंगाई और संसाधनों की कमी से सामाजिक तनाव बढ़ेगा। यदि युद्ध के दौरान तेल कुओं में आगजनी, रासायनिक कारखानों की तबाही या पानी के स्रोतों में प्रदूषण जैसा पर्यावरणीय संकट खड़ा होता है तो आम जनता के स्वास्थ्य और आजीविका पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। ये जोखिम काल्पनिक नहीं है, बल्कि ठोस हकीकत है, जिन्हें हमने अतीत में कुवैत के तेल कुओं की आग या इराक, सीरिया में जल प्रदूषण के रूप में देखा है। बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो सकता है, जिससे यूरोप और एशिया में शरणार्थियों का नया संकट जन्म ले सकता है। मध्य पूर्व में उठे भूचाल के झटके हिंदुस्तान तक महसूस किए जा रहे हैं। भारत को इस संघर्ष से अनेक मोर्चों पर नुकसान होने की आशंका है। ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीयों की सलामती पर संकट मंडरा रहा है। सबसे पहले बात तेल की। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है और इस आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है। खाड़ी में अशांति फैलने पर आपूर्ति बाधित हुई या दाम बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। इजराइल ईरान तनाव की खबर से ही तेल कीमतों में उछाल देखा गया है। क्रूड के दाम एक ही दिन में $5 प्रति बैरल तक बढ़ गए हैं। यदि संघर्ष लंबा चला तो पेट्रोल डीजल की कीमत भारत में बढ़ सकती है, जिससे महंगाई दर बढ़ेगी और आम जन की जेब पर भार पड़ेगा। ऊर्जा आयात महंगा होने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव आ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर आंच आ सकती है। भारत पिछली 1-2 तिमाहियों में अपनी तेल खरीद का रुख फिर से खाड़ी की तरफ बढ़ा रहा है। भारत का रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रियायती रूसी तेल लेने के बाद अब पश्चिमी एशिया से आयात 45% से अधिक हो चुका है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या सऊदियों के तेल प्रतिष्ठानों पर संकट आने का मतलब है भारत के लिए ऊर्जा आपातकाल जैसी स्थिति। साथ ही ईरान स्वयं भी ओपेक का महत्वपूर्ण सदस्य है और विश्व उत्पादन में 4% योगदान देता है। अगर युद्ध के चलते ईरानी तेल बाजार से गायब हुआ तो वैश्विक आपूर्ति कम हो जाएगी और कीमतें और बढ़ेंगी, जिसका असर भारत जैसे आयातक देशों को उठाना पड़ेगा। व्यापारिक मोर्चे पर भी बड़े नुकसान की संभावना है। भारत मध्य पूर्व व्यापार संबंध काफी गहरे हैं। द्विपक्षीय व्यापार सालाना करीब $195 अरब के आसपास है। भारत खाड़ी देशों को मशीनरी, वाहन, दवाइयों, अनाज आदि भारी मात्रा में निर्यात करता है, जबकि वहां से तेल, गैस, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स बड़े पैमाने पर आयात करता है। यदि क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो व्यापार पर कई तरह से असर होगा। एक तो मांग घट सकती है, दूसरे माल ढुलाई की लागत का समय बढ़ सकता है। रेड सी और हॉर्मुज होकर यूरोप, अफ्रीका जाने वाले समुद्री मार्ग पहले से ही जोखिम के कारण महंगे और लंबे होते जा रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर हमलों से बचने के लिए कई जहाज अफ्रीका का लंबा चक्कर काट रहे हैं, जिससे 2-3 सप्ताह का अतिरिक्त समय और भारी ईंधन खर्च इसमें जुड़ रहा है। युद्ध बढ़ा तो हिंद महासागर, अरब सागर से आगे के समुद्री रास्ते भी असुरक्षित हो सकते हैं। बीमा प्रीमियम आसमान छू सकते हैं और भारतीय निर्यातकों को समय पर माल पहुंचना कठिन हो जाएगा।
भारतीय वाणिज्य मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है और निर्यातकों व शिपिंग मंत्रालय से लगातार मशविरा कर रहा है कि अगर युद्ध और फैला तो सप्लाई चेन को कैसे संभाला जाए। अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार इजराइल, ईरान, जॉर्डन, लेबनान जैसे देशों को भारतीय निर्यात पहले ही गिरावट में है। पिछले साल की तुलना में 20 से 50% की गिरावट देखने को मिली है। अब सीधे युद्ध की स्थिति से इन बाजारों में निर्यात और सिकुड़ सकता है। यदि तेल के दाम ऊंचे रहते हैं तो भारत को तेल आयात पर ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे घरेलू विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व की अस्थिरता भारत के व्यापारिक हितों को तगड़ा झटका दे सकती है, ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय व्यापार को प्रभावित किया। सबसे संवेदनशील मुद्दा है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार का। खाड़ी तथा मध्य पूर्व में करीब 80 से 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और काम करते हैं। सिर्फ खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन में ही करीब 80 लाख भारतीय श्रमिक और पेशेवर हैं, जो हर साल अरबों डॉलर की राशि भारत भेजते हैं। इसके अलावा इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं और ईरान में भी करीब 10 से 15,000 भारतीय हैं, जिनमें बड़ी संख्या समुद्री जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों और क्रू की है। यदि यह युद्ध बढ़कर पूरे क्षेत्र में फैलता है तो इन प्रवासी भारतीयों के सामने जान और रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। मौजूदा हालात में ही एहतियातन एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी है और अन्य मार्गों पर विमानों को लंबे रूट लेकर उड़ना पड़ रहा है। इससे भारतीयों का मध्य पूर्व आना जाना प्रभावित हुआ है। यदि ईरान इजराइल संघर्ष खाड़ी देशों में भी अस्थिरता आती है तो वहां काम कर रहे हमारे लाखों नागरिकों को निकालने या सुरक्षित रखने की चुनौती आ जाएगी। 1990 के खाड़ी युद्ध या 2014 के इराक संकट के दौरान भारत को बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को बचाव अभियान चलाकर निकालना पड़ा था। वैसी ही परिस्थितियां फिर बन सकती हैं। साथ ही अगर तेल प्रतिष्ठानों पर हमले आदि होते हैं तो कुछ समय के लिए प्रवासी श्रमिकों का रोजगार भी ठप हो सकता है। भारतीय कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली रकम भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेहरान व तेल अवीव में अपने दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों के अपने समकक्षों से बातचीत कर वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा की है। ईरान और इजराइल दोनों से भारत के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ईरान भारत की ऊर्जा जरूरतों और मध्य एशिया संपर्क के लिए अहम है, तो इजराइल रक्षा, कृषि और तकनीक में भारत का अहम सहयोगी है। इस संघर्ष ने भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन साधने की चुनौती भी खड़ी कर दी है। भारत किसी एक पक्ष का खुला समर्थन किए बिना शांति और बातचीत पर जोर दे रहा है, लेकिन यदि युद्ध जारी रहा तो भारत को तेल आपूर्ति का वैकल्पिक बंदोबस्त करना पड़ेगा। साथ ही प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी की योजनाएं और व्यापार मार्गों के विकल्प जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में छिड़ी आग से उठता धुआं भारतीय स्थिति पर भी छा रहा है और भारत को हर मोर्चे पर इसके प्रभाव का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आने वाले दिनों में इस संकट पर हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल मैं रवि प्रताप सिंह आपसे अभी के लिए लेता हूं विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए प्रजातंत्र न्यूज चैनल। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।